नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती की 7वीं कविता स्वागत है यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। इस कविता को लिखा है श्याम दानेश्वर जी ने। आज हम इसका स्वाध्याय देखने वाले, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। विद्यार्थियों, आपको स्वाध्याय के अलावा और भी कुछ चाहिए हो हिंदी विषय में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन का आंसर, कोई निबंध, कोई लेटर या और कोई व्याकरण से संबंधित प्रॉब्लम, किसी लेसन से संबंधित प्रॉब्लम, ये सब आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उसके वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दूँगी। आइए हम इसके स्वाध्याय को शुरू करते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न आकलन दिया और उसके अंदर है उत्तर लिखिए। अ दिया है स्वागत है काव्य में दी गई सलाह। अब ये जो स्वागत है, ये कविता जो है, काव्य यानी कविता, इसके अंदर क्या सलाह दी गई है? तो कवि द्वारा है ना, सलाह देने वाले कौन है? कवि है। तो कवि यहाँ पर क्या सलाह देते हैं? तो देखिए, पहले आपको स्वागत है कि एक कहानी में शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपको ये आंसर खूब अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर आपने उसको समझा हुआ नहीं है तो आपको ये आंसर एकदम सिर के ऊपर से चले जाएंगे। तो स्वागत है, ये कहानी कविता कैसी है कि इसमें 19वीं सदी के बारे में बताया गया है, जब भारत में ब्रिटिश लोगों का जो है साम्राज्य था और उन्होंने उस समय में कई भारतीयों को गुलाम बनाकर और उन लोगों के जो उपनिवेश थे, है ना, वहाँ पर भेज दिया था। किस लिए भेज दिया था? क्योंकि वो उपनिवेश जिनकी खोज तभी तभी हुई थी, तो वहाँ पर सब दूर जंगल, चट्टाने सब ऐसा था, इन्हें रहने लायक ज़मीन नहीं थी। तो अब उस ज़मीन को रहने लायक कैसे बनाया जाए? तो इसके लिए उन्होंने यहाँ से जो भारतीय लोग हैं उन लोगों को उस ज़मीन पर भेजा गुलाम बनाकर, है ना। अब वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ ये लोग रहेंगे इंडियन लोग। तो उनको फिर वहाँ पे बड़े कष्ट दिए गए, उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया गया और उनसे जो है उन चट्टानों को खुदवाया गया, वो जंगलों को कटवाया गया, सुंदर बगीचों का निर्माण किया गया, रस्तों का निर्माण किया गया, करवाया गया। उसके बाद में यानी अब आज हम मॉरिशस बोलेंगे तो हमें लगता है कि कितनी सुंदर जगह है, तो वो सुंदर जगह हमारे पूर्वजों ने ही बनाई है, वो उनकी मेहनत का परिणाम है, उनके कष्टों का परिणाम है जो। और इसीलिए यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि ये जो मॉरिशस है, यहाँ पे भारतीय लोगों का स्वागत है, क्योंकि यहाँ हमारे पूर्वजों ने जो है मेहनत की हुई है, वो हमें दिखती है। ये सुंदरता हमारे पूर्वजों ने इस देश को, मॉरिशस को दी हुई है और इसीलिए हमारा इस पर हक है, ये हमारे नहर के समान है ना। और इसीलिए हमें यहाँ पर अवश्य आना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से लघु भारत है। तो सूरीनाम वगैरह ऐसी जगह है ना, आज भी वहाँ पर अगर देखेंगे तो जो पहले स्त्री पुरुष भारतीय वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पर जो काम किए थे, तो उनकी आज भी हमको जो है स्टेचू बनी हुई वहाँ दिखती है। तो ये सारी चीज़ें अगर उन देशों में जाए तो हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी कि भारतीय जो उस समय में गए थे तो उनको आज भी कितना मान सम्मान वहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ बसे हुए लोग भले ही अब वहाँ की भाषा बोलने लगे, है ना, लेकिन फिर भी वो है तो इंडियन ओरिजिन के और भारतीय होने के कारण वो भारतीयों को उतना ही मान सम्मान देते हैं आज भी। और जो है हमसे अलग नहीं लगते, वो दिखते भी हमारी जैसे हैं, हमारे जैसे उनका स्किन, नाक, आँख, मतलब दिखने में बिल्कुल इंडियन, लेकिन जो है उनकी भाषा अलग हो गई है। वहाँ रहते रहते वो वहाँ की भाषा सीख जाते हैं, वहाँ की पढ़ाई लिखाई, इसके कारण वो जब बोलते हैं तो हमसे अलग दिखाई देते हैं। तो इसीलिए जो लेखक है बोल रहा है कि अब तुम डरो मत, अब तुम आओ, क्योंकि ये लघु भारत है और यहाँ आपका स्वागत है। तो आओ हम लोग यहाँ पे जो कवि है वो स्वागत है में क्या सलाह देते हैं, ये प्रश्न का उत्तर हमको देना है। उत्तर में हम लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने जब लाखों भारतीयों को जबरन अपने लोगों से दूर उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजा, फिर वे कभी भी अपने देश में वापस नहीं आ पाए, है ना। एक बार जो वहाँ चले गए तो वो वहाँ पर जिंदा रहे या मर गए पता नहीं, लेकिन फिर जितने लोग बचे उन्हीं से जो है आगे पीढ़ियाँ चलती गई। उनके दिल का दर्द लेखक ने महसूस किया, क्योंकि जो अपने घरों से दूर चले जाएं
तो उनको अपने घर के लोगों को, अपनों को छोड़ते हुए कितना दुख होता होगा, या अकेले वहाँ रहते हुए कितना दुख होता होगा। उस दुख को लेखक ने यहाँ महसूस किया। अच्छा, लोगों को तो भेजा ही भेजा यहाँ से गुलाम बनाकर, लेकिन एक ही परिवार के लोग जैसे भेजा भी कैसे, जहाज़ों में भर भर के, है ना, पानी के जहाज़ समुद्र के रास्ते से। तो उसमें कैसा हुआ कि एक जहाज़ में जितने लोग भर गए उतना पूरा जहाज़ भर गया, उसके बाद में जो बच्चे लोग हैं वो दूसरे जहाज़ में, फिर जो बच्चे लोग हैं वो तीसरे जहाज़ में। तो इसमें इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया कि एक परिवार के लोग साथ में रहे। जो जैसा था, जैसे लाइन में लगा था वैसे के वैसे वो जहाज़ में घुसता चला गया, यानी एक परिवार के लोग साथ में भी नहीं रह पाए। परिवार का एक सदस्य उस जहाज़ में बैठ गया, परिवार का एक सदस्य इस जहाज़ में बैठ गया, और पता पड़ा दोनों जहाज़ जो है अलग अलग दिशाओं से निकल पड़े और अलग अलग देशों में जाके वो रुके। तो यहाँ जो लोग यहाँ से साथ में चले थे वो जहाज़ों पे जाके भी बिछड़ गए। तो उनका कितना गहरा दुख, कितना गहरा सदमा उनके मन पे लगा होगा, उस बात को लेखक ने इसमें बताया है। उन्होंने उसको महसूस किया, और वे कहते हैं कि अब सब पुरानी बातें भूल जाओ, समझ लो कि अपनी मातृभूमि से अलग होना ही तुम्हारी किस्मत में लिखा था, क्योंकि अब उन बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, समय गुजर चुका है ना। जब तुम्हें यहाँ लाया गया, यह जगह पत्थरों से भरी हुई थी। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं हमारे पूर्वजों से कि भाई तुमको जब यहाँ लाया गया तो ये जगह पत्थरों से भरी थी, चारों ओर जंगल ही जंगल थे। तुम सभी ने अपना पसीना बहाकर इस भूमि को सुंदर बना दिया, यानी पेड़ काटे, चट्टानें काटी, है ना। जो अब मॉरिशस है, इस पर तुम्हारी यादें अंकित है। अब जो ये सुंदर मॉरिशस है, जो इसको ये सुंदर रूप तुमने दिया है, इस पर तुम्हारी यादें आज भी अंकित है। तुम्हारे बिना ये कार्य असंभव था। हमारे पूर्वजों ने इस सुंदर देश का निर्माण अपने हाथों से किया है। ये यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं ना भारतीयों को। अब तुम सब कड़वाहट भूल जाओ और इस भूमि को स्वर्ग बना दो। आज युगों बाद हम मिल रहे हैं, लगता है लघु भारत ही बन गया है। अब यहीं हमारे पूर्वज और हमारे परिवार के लोग हमें मिलेंगे, यानी आज भी जो वहाँ पे भारतीय मूल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज ही है ना, हमारे रिश्ते नातों में से ही है। लेकिन अब हम उन्हें उस रिश्ते से नहीं पहचान सकते, क्योंकि सदियों की बात, 19वीं शताब्दी की बात है। तो आज 200 साल 300 साल के बाद में हम लोग उस चीज़ को नहीं पहचान सकते कि कौन व्यक्ति किस गांव का था, किस परिवार का था। तो लेकिन हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि ये भारतीय है और ये जो है हमारे ही पूर्वज है ना। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, प्रथम स्वागत करते हुए कवि द्वारा दिलाया गया विश्वास। उत्तर में हम लिखेंगे, प्रथम स्वागत करते हुए कवि विश्वास दिलाता है कि हम सब एक ही माता की संतान है ना। मॉरिशस में जो है एक ही माता यानी कौन, भारत माता यहाँ बोला गया है ना, भारत को माता बोला गया है कि भारत माता की हम संतान हैं, जो अनेक देश में बिछड़े हुए हैं, है ना। अलग अलग जहाज़ों में भर के गए थे, अलग अलग जगह हमारे भारतीय लोग जो है बिछड़ गए और बिखर गए, यूँ भी कह सकते हैं। आज कई युगों के बाद मॉरिशस की धरती पर हमारा मिलन हो रहा है, यानी हम लोग मिल रहे हैं। आपका प्रेम के साथ स्वागत है। तो लेखक बोल रहा है आप जो यहाँ आए हो, आपका स्वागत है मॉरिशस में। तीसरा प्रश्न ई दिया है, मारीच से बना शब्द। उत्तर है मरीचिका। काव्य सौंदर्य 2 प्रश्न है, यह तो तब था, घास ही पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले, जो मैंने भी आपको बताया है ना। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए कि जो ये इन जगह पर जहाँ उपनिवेशों पर ले जाया गया भारतीयों को, तो वो जगह सब घास, पत्थरों से, जंगलों से भरी पड़ी थी, है ना। तो पत्थर में प्राण हमने डाले, यानी भारतीयों ने उन पत्थरों में प्राण डाले हैं, इसलिए वहाँ पर अब ये सुंदर सा शहर बन गया है। तो कवि कहते हैं, इस धरती पर जब हमारे पूर्वजों को लाया गया तब यह ज़मीन जंगल और पत्थरों से भरी हुई थी। हमारे पूर्वजों ने अथक प्रयासों से इन पत्थरों में प्राण डाले, तब यह भूमि मॉरिशस का सुंदर रूप ले पाई है ना। अब जैसे कई उपनिवेशों में हमारे भारतीयों को भेजा, लेकिन लेखक ने
स्पेशली सिर्फ मॉरिशस के बारे में लिखा है। बाकी जो एक प्रश्न भी आगे आएगा उसके उत्तर में आप देखना, मैं आपको बताऊंगी कि कितनी जगह पर भारतीयों को भेजा गया था। तो उन सभी जगहों पर आज भी हमारे भारतीय वंश के लोग रहते हैं। ठीक है। आप प्रश्न है, स्वागत है कविता में डर का भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियां ढूंढकर अर्थ लिखिए। तो कविता के अंदर पंक्तियां दी हुई है, पनिया के जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे, तो कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा, इस उस धरती पर बिखर न जाए। यानी यहाँ पर पानी के जहाज पर भाई अब कौन चढ़ेगा, सभी के मन में डर समाया हुआ है कि कहीं फिर से हमारा जो हिस्ट्री है वो फिर से रिपीट न हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि इन जहाज़ों में चढ़ने के बाद फिर हम यहाँ वहाँ इस उस धरती पर जो है बिखर जाएं, है ना। तो ये डर आज भी भारतीयों के दिल से नहीं निकला है। अर्थ है इसका, कवि कहते हैं कि एक बार अपने परिवार से बिछड़ चुके लोग अब डरते हैं। अब पानी के जहाज़ पर कोई भी देशवासी नहीं चढ़ना चाहेगा। उन्हें डर है कहीं ऐसा न हो कि इतिहास फिर अपने आप को दोहराने लगे, या फिर अपने पूर्वजों को, स्वजनों को या परिवार वालों को खोजते हुए कहीं हम फिर से अलग अलग देशों की धरती पर ना पहुंच जाए। इसलिए सभी देशवासी डर रहे हैं। यानी देशवासियों को ये पता है कि हमारे देश से जो है हमारे भारतीय लोग, हमारे परिवार के लोग जो है उस देश में गए हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने जाना बड़ा रिस्की उनको लगता है। उनको लगता है कहीं फिर से इतिहास न दोहरा ले अपने आप को, कहीं ऐसा न हो कि हम अपने पूर्वजों को देखने जाए और हम खुद ही जो है बिखर जाए अपने परिवार से, जो अभी हमारा वास्तव में जो अभी परिवार है उससे भी कहीं हम अलग ना हो जाए। ये डर उनके मन में उनको सता रहा है। आगे का प्रश्न है, अभिव्यक्ति के अंतर्गत विश्व बंधुत्व आज के समय की आवश्यकता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। विश्व बंधुत्व यानी पूरे विश्व को बंधु भाव के साथ में रहना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम इस विचारधारा के साथ में रहना चाहिए। ये इस विषय पर हमको अपने विचार लिखना है। तो विद्यार्थियों, विश्व बंधुत्व आज के समय की मांग, ऐसा एक निबंध बनाकर मैंने व्याकरण विभाग के अंदर अपलोड किया हुआ है। उसको आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। वो निबंध के रूप में काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है और बहुत सरल तरीके से लिखा हुआ है, जिससे आपको ये समझ में आए कि विश्व बंधुत्व की आवश्यकता क्यों है। पर आइए, अभी इसका भी उत्तर मैंने यहाँ दिया है। ये थोड़ा अलग शब्दों में लिखा है, उसको थोड़ा सा अलग शब्दों में लिखा था। भारत के लोग वसुधैव कुटुंबम को मानते हैं, यानी विश्व के सभी लोग आपस में भाई बंधु है, इस बात को हम लोग मानते हैं। आज का युग वैश्वीकरण का युग है। आज किसी भी देश की छोटी बड़ी प्रत्येक गतिविधि का प्रभाव संसार के सभी देशों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है ना। कहीं पे कोई घटना होती है, कुछ ही मिनटों में हमको टीवी पर, मोबाइल पर, इंटरनेट पर मालूम पड़ जाता है। तो कोई भी चीज़ आजकल ज़्यादा देर छुप नहीं पाती, जबकि पहले कैसा होता था, कोई घटना अगर किसी देश में हो जाए तो घटना पता लगते लगते 3-4 महीने यूं ही गुजर जाते थे, है ना। एक देश की बात बाहर आ ही नहीं पाती थी जल्दी से, जो बाउंड्री है उसके बाहर कोई बात नहीं जा पाती थी, और बहुत लेट कोई बात हमें पता पड़ती थी, किसी को भी पता पड़ती थी। तो अब ये हो गया है वैश्वीकरण के युग में, क्योंकि सब इंटरनेट के जाल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी घटना ज़्यादा देर छुप के नहीं रह जाती, मिनटों के अंदर सबको पता पड़ जाती है। और इसीलिए अब देखिए आगे क्या है, प्रत्येक छोटी बड़ी गतिविधि का प्रभाव संसार के सभी देशों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। क्यों पड़ता है ऐसा? क्योंकि सब एक दूसरे से आपस में इतने जुड़ गए इंटरनेट के द्वारा। आजकल देखिए आप, कोई भी चीज़ जो है जो यहाँ नहीं मिलती और वहाँ मिलती है तो वो तुरंत मंगा ली जाती है ऑर्डर करके। तो सभी एक दूसरे से इतने जुड़ गए हैं। अब ये जो जुड़ाव है कहीं ना कहीं डर का कारण भी बन गया है कि जो देश बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर उनके साथ कोई पंगा ले लिया जाए तो वो उड़ा देंगे दूसरे देश को। तो आज ये समझ में आ रहा है कि भाई सब एक दूसरे से जुड़ गए, हमारी कोई भी बात जो है अब मिनटों तक भी छुपी नहीं रहती है, सब पता पड़ जाता है कहाँ क्या चल रहा है। तो हमारी छोटी बड़ी सारी पोल जो है पल भर में ही खुल जाती है इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से।
तो इसीलिए जो है आज ज़रूरत है सबके साथ मिलजुल कर रहने की, भाई बंधु भाव से रहने की, अन्यथा दुश्मनी निभाएंगे तो ज़्यादा समय तक हम अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कोई भी समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मिनटों का ही समय लगता है। इसलिए आज के समय में यह अनुभव किया जाने लगा है कि पारस्परिक सहयोग, स्नेह, सद्भावना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और भाईचारे के बिना काम नहीं चलने वाला। संसाधनों की बढ़ती हुई मांग और उसकी पूर्ति के प्रयास ने पारस्परिक दूरियों को भी समाप्त कर दिया है ना। सारी जितने भी संसाधन है, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें, उनकी बढ़ती हुई मांग और उसकी पूर्ति, यानी अगर यहाँ से पूर्ति नहीं हो रही तो वहाँ से पूर्ति नहीं हो रही तो वहाँ से, इस तरीके से दूरियाँ ख़त्म हो गई है। फलस्वरूप विश्व बंधुत्व की आवश्यकता वर्तमान स्थिति में महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। अब ये जो विश्व बंधुत्व का जो ये ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के अंदर कौन है, क्या है, ये सब मैंने जो है विश्व बंधुत्व आज के समय की मांग इस निबंध में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। आगे का प्रश्न है मातृभूमि की महत्ता को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। यानी हमारे मातृभूमि का क्या महत्व है हमारी नज़रों में, उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है हर व्यक्ति के दिल में अपनी मातृभूमि के लिए एक विशेष स्थान होता है, क्योंकि हाँ, वह हमारी माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है ना। हम जहाँ जन्म लेते, जहाँ पल कर बड़े होते हैं, उस देश का, उस धरती का अनाज हमने खाया रहता है, वहाँ की हवा में सांस ली हुई रहती है, वहाँ का पानी पिया हुआ रहता है, वहाँ हमने जीवन जिया हुआ रहता है, सुख दुख और जीवन की सारी खुशियाँ, सारे गम हमने वहीं पर जो है देखे हुए होते हैं। तो उसके प्रति हमारा एक अलग ही लगाव हो जाता है। और जो हमारी मातृभूमि है वो कभी हमारे से कोई भेदभाव नहीं करती, वो एक माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए हमारा, जैसे हमारी माता से, जन्मदाता माता से जो हमारा लगाव रहता है, वही लगाव हमारा हमारी मातृभूमि से भी होता है। और ये लगाव हमें तभी ज़्यादा महसूस होता है जब हम हमारे देश से बाहर रहते हैं, है ना। तो जब हम अपनी मातृभूमि से दूर रहते हैं, उस वक्त हमें उसके प्रति विशेष लगाव का एहसास होता है। तब हमें समझ में आता है, अरे नहीं, हमारा भारत ही बड़ा अच्छा है, हमारी मातृभूमि बड़ी अच्छी है। हमारी मातृभूमि का नाम सुनते ही सीना गर्व और अभिमान से फूल जाता है। यानी बाहर के देश में हमारे देश का अगर नाम सुनेंगे तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है, अभिमान से फूल जाता है। और अगर कोई व्यक्ति आपके देश को, हमारी मातृभूमि को बुरा कह दे या उसके बारे में कोई बुराई कर दे तो बिल्कुल भी सहन नहीं होता। चाहे दूसरा देश कितना भी अच्छा क्यों न हो, कितना भी पावरफुल क्यों न हो, लेकिन फिर भी हम उसके मुंह से जो है, वहाँ के लोगों के मुंह से हमारी मातृभूमि की बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकते। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे हम जिस परिवार में रहते हैं, उस परिवार में आपस में भले ही लड़ झगड़ ले, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति अगर परिवार के लोगों के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोलेगा तो हम सहन नहीं कर सकते, उससे सीधे लड़ने पहुँच जाएंगे। और यही चीज़ सेम टू सेम मातृभूमि के बारे में भी होती है। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे मन में त्याग और सर्वस्व न्यौछावर कर देने की तैयारी रहती है। हमें सदा अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करना चाहिए। आगे देखते हैं, प्रश्न दिया है रसास्वादन के अंदर कि गिरमिटियों की भावना तथा कवि की संवेदना को समझते हुए कविता का रसास्वादन कीजिए। अब जो लोगों को यहाँ से जो है गुलाम बनाकर भेज दिया जाता था ना, उन लोगों को गिरमिटी बोला जाता था, है ना। उन लोगों को आज भी गिरमिट के नाम से ही जो है जाना जाता है उन देशों में। यानी देखिए, उन्होंने वहाँ मेहनत करी, सारी चट्टानें पत्थर काटे और इतने सुंदर जो है देश का निर्माण किया, वहाँ मॉरिशस वगैरह जो भी है, लेकिन आज भी वहाँ उन लोगों को क्या बोला जाता है, गिरमिट बोला जाता है। और ये जो जिन लोगों ने यहाँ से भेजा था, उनके उपनिवेश थे वो वहाँ जाके वहाँ के मुख्य बन गए हैं, और जिन्होंने उसको बनाया है वो गिरमिट बन गए। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 19वीं सदी में भारत के कई भागों से लाखों की संख्या में स्त्री और पुरुषों को जबरदस्ती अपनों से दूर उनके उपनिवेशों जैसे सूरीनाम, फिजी, कनाडा, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रेनियन आदि देशों में भेज दिया।
है ना। ये उनके उपनिवेश थे ब्रिटिशों के, उन्होंने वहाँ भेज दिया क्योंकि वहाँ उनको डेवलप करना था। तो वो लोग क्यों डेवलप है, क्योंकि उन्होंने जहाँ जहाँ राज्य किया वहाँ के लोगों को अपने देशों में भेज के अपने देश को जो है खूब अच्छा बनवा लिया, है ना। खूब अच्छी वहाँ पे सुख सुविधाओं की जो है स्थापना करवा ली हम भारतीयों के हाथों से। तो वहाँ उन्हें गुलाम बना कर रखा जाता था और उनसे पत्थरों, चट्टानों और जंगलों को साफ करके उन उपनिवेशों को सुंदर रूप दिलवाया जाता था, है ना। और इस काम के लिए उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, यानी अगर ये इतना काम एक दिन में होना ही चाहिए, चाहे जितना भी कठिन काम हो, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, वहाँ से व्यक्ति गिरकर मर सकता है वगैरह, लेकिन उनके जान की कोई वहाँ पे परवाह नहीं होती थी। वो काम करना है तो करना है, चाहे वहाँ पे कितना भी खतरा क्यों न हो, चाहे वो पाताल हो चाहे वो आकाश हो, यानी उन्हें वो काम करना ही है। तो ये सभी लोग कभी भी अपने वतन वापस नहीं आ पाए, एक बार गए तो चले ही गए। परंतु वहाँ उन्होंने अपनी संस्कृति, लेकिन अब क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने सब गुलाम बनकर जो भी उनसे काम करवाया वो सारे काम करने के बाद में बहुत से लोग जो है उनकी आगे की पीढ़ी वहाँ निर्माण होती गई, है ना। अब वो लोग वहीं बस गए, वहीं रह गए, क्योंकि जब उन्हें भेजा ही नहीं गया भारत तो वो भारत कैसे आएंगे, इसलिए वो लोग वहीं पर रह गए। अब क्या हुआ, वहाँ रहने के कारण उनके आगे की जो पीढ़ियाँ हैं, तो जो सबसे पहली पीढ़ी थी उसने वहाँ पर, भले ही वो बड़े दुखी थे, तकलीफ़ में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सारे रीति रिवाज जो भी है, अपने लोकगीत, लोक नृत्य, तीज त्यौहार सबको वैसा का वैसे ही मनाया जैसा कि यहाँ पे भारत में मनाया जाता था, और वही अपनी अगली पीढ़ियों को सिखाते चले गए। तो आज भी वहाँ के लोग जो है दिवाली, दशहरा, राखी, है ना, ये सारे त्यौहार, होली, ये सारे त्यौहार वहाँ पे मनाते हैं। तो परंतु वहाँ उन्होंने जो अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, लोकगीत, लोक नृत्य, तीज त्यौहारों को सदैव अपनाए रखा, है ना, उनको भूले नहीं। कवि कविता के माध्यम से भारतीयों को अपनी दुखद स्मृतियाँ यानी यादें भुलाकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित करते हुए कह रहे हैं। मॉरिशस अब उनके नहर के समान है ना, नानी के घर के समान है। वहाँ उनके अपने लोग रहते हैं, वह स्थान अब लघु भारत बन गया, नेहर यानी मायका, है ना, नानी का घर, है ना, इस तरीके से। तो इसलिए भारतीयों को वहाँ अवश्य जाना चाहिए। कवि कहते हैं कि इस भारत में सभी भारतवासियों का स्वागत है, और कवि ने मॉरिशस को क्या बोला है कि इस भारत में, यानी मॉरिशस में भारतीय लोग हैं, अब वहाँ लघु भारत बन गया है, इसलिए इस भारत में सभी भारतवासियों का स्वागत है। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान से, और उसमें दिया हुआ है जानकारी दीजिए। दिया है प्रवासी साहित्य की विशेषता बताइए। तो प्रवासी साहित्य की क्या विशेषता है, देखिए। विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया, भारतीयों द्वारा लिखा है, यहाँ पे द्वारा कर लेना। विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य प्रवासी भारतीय साहित्य कहलाता है ना। वहाँ जो भारतीय लोग रहते हैं और वो आज भी अपनी हिंदी भाषा को जो है जप के उन्होंने रखा हुआ है, और या फिर वो वहाँ रहकर हिंदी में जो भी लेखन कार्य करते हैं उसको जो है प्रवासी साहित्य कहा जाता है। इनमें नीति मूल्य, मिथक, इतिहास, सभ्यता, इसके माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। यानी वहाँ पे सारी बातें जो भारतीय लोगों के अंदर होती है, भारतवासियों के अंदर, उन सारी बातों को लिखकर और भारतीयता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। इस साहित्य ने पाठकों को प्रवास की संस्कृति तथा उस भूभाग के लोगों की स्थिति से भी अवगत कराया है। यानी वहाँ के लोग जो भी लेख लिखते हैं, जो भी साहित्यिक कार्य करते हैं, उनकी रचनाओं में हम देखते हैं कि प्रवास की संस्कृति, यानी कि दूर रहकर अपनी संस्कृति को कैसे जपा जाए, कैसे बचाया जाए, वो बात, और साथ ही वो जो भूभाग है वहाँ की स्थिति कैसी है और कैसे उन्होंने उस जगह को बनाया और आज वो उनके अनुकूल हो गई है, इन सब बातों से भी अवगत कराया है। आखिरी का प्रश्न है 2, अन्य प्रवासी साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो हमने अभी दानेश्वर को देखा जिनकी कविता है ये स्वागत है। अब हमें और भी जो है दूसरे प्रवासी साहित्यकारों के नाम पता होना चाहिए। तो उनमें है जोगिंदर सिंह कंवल, स्नेहा ठाकुर, वासुदेव विष्णुदयाल, रामदेव धुरंधर, अनंत,
रामदेव धुरंधर अनंत, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। यहाँ पे कॉमा लगा है धुरंधर के बाद, उसको हटा दीजिएगा। ब्रजेंद्र कुमार भगत मधुकर, सोनू दत्त बखोरी एवं वेणी माधव राम खेलावन। इस तरीके से ये सारे प्रवासी साहित्यकार हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। करके देखिए, मिल बांट कर पढ़ के देखिए, आपको खुद फ़र्क इसमें मालूम होगा। और विद्यार्थियों, आपको और क्या चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपको कोई लेसन में कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन आंसर में कोई परेशानी है, तो वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ में अगला वीडियो में कौन सा बनाऊं, कैसे बनाऊं, ये मुझे ज़रूर से बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।